Hello friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is NMR spectroscopy, or you can say proton magnetic resonance spectroscopy. हमने देखा था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे डू इंटरेक्शन विद एटम्स और मॉलिक्यूल्स। लेकिन उनका जो इंटरेक्शन था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड था कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में है या कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, हम उससे देखते थे। लेकिन यहाँ जो हम देखने वाले हैं वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम देखेंगे कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, उनका क्वांटम नंबर क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, और उससे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कौन सी वेवलेंथ वाली वेव्स उससे इंटरेक्ट करती हैं और क्यों करती हैं। क्या सभी से करती हैं या कुछ से ही करती हैं, ये हमने इसमें देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसका जो नॉमेनक्लेचर है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से न्यूक्लियाई की स्टडी कर रहे हो। अगर आप प्रोटॉन की स्टडी करते हो तो हम इसको प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जो हम इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी का दूसरा नाम होता है 1H NMR, क्योंकि प्रोटॉन को हम 1H से भी डिनोट करते हैं। अगर हम कार्बन के न्यूक्लियाई की स्टडी करेंगे तो हम उसको C13 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। और अगर फास्फोरस की करेंगे तो क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 31 होता है तो हम इसको P31 NMR बोलेंगे। और क्लोरीन में अगर 35 की करेंगे तो हम बोलेंगे 35, और 37 की करेंगे तो 37। लाइकवाइज हम फ्लोरीन, और देयर आर मेनी एक्टिव न्यूक्लियाई जो कि इसमें हेल्पफुल होते हैं। अब हम देखेंगे कि विच आर द न्यूक्लियाई जो कि एक्टिव है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, और कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो इनएक्टिव है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि वो एक्टिव न्यूक्लियाई है या इनएक्टिव न्यूक्लियाई है। इसके लिए जो पहचान होती है वो क्या पहचान होती है, वी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। कैसे कि अगर आपने उसका एटॉमिक मास देखो, कोई भी एटम है उसका एटॉमिक मास क्या होगा, या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो मैंने पहले कंसीडर किया ऑड। अब ऑड है तो एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, Z प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर। तो अब जब दोनों का टोटल यानी कि न्यूक्लियॉन्स जो है वो ऑड नंबर में है, तो हम देखेंगे उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर ऑड है, तो उसमें से एक चीज तो इवन होगी ना। तो मैंने क्या माना कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ऑड, इवन है, और न्यूट्रॉन्स का क्या है, ऑड। इसीलिए आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो कि इवन प्लस ऑड, तो ये इसका सम क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। अच्छा, अब ये ऑड कब हो सकता है कि जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर तो ऑड हो और न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो, इवन हो, तब इसका टोटल किसके बराबर आएगा, ऑड के बराबर। लेकिन अगर हम देखें कि ये इवन है तो इवन कब हो सकता है, इवन हो सकता है जब दोनों का इवन हो, प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी, तब उसका सम इवन के बराबर आ सकता है। या दोनों ही क्या हो, ऑड, प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी ऑड हो, तो उसका सम क्या आएगा, इवन आएगा। तो हम क्या देखते हैं, कौन से न्यूक्लियाई जो हैं वो एक्टिव होंगे, जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई क्या हो, 0 से ज्यादा हो। अब 0 से ज्यादा कैसे होगा, क्योंकि अगर इवन नंबर है किसी भी चीज का तो उसमें चाहे प्रोटॉन्स का या न्यूट्रॉन्स का, इसमें अगर प्रोटॉन्स इवन है तो एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, कितने ही आप नंबर ले लो, तो इनके कारण तो वो एक्टिव नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इनएक्टिव। लेकिन इसमें एक चीज और आ गई ये, तो अब इसके कारण क्या होगा, एक अनपेयर्ड हमेशा बचेगा, और जो अनपेयर्ड बचेगा उसी के कारण क्या होगा, वो एक्टिव न्यूक्लियाई होगा, यानी कि वो NMR एक्टिव होगा। तो हमने इसको कह दिया एक्टिव। नेक्स्ट देखो, इसमें ये ऑड है तो इसमें एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, फिर एक क्लॉक, यानी कि एक हमेशा बचने वाला है। तो ये चाहे कैंसिल हो जाए आपस में, 2 4 6 कितने ही हो, तो ये भी क्या होने वाला है, आपका एक्टिव न्यूक्लियाई होने वाला है। नेक्स्ट, अब इसमें दोनों ही इवन है, अब क्या होगा, क्योंकि इसका भी आपस में प्रोटॉन्स के नंबर जो है वो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, न्यूट्रॉन्स भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इवन नंबर है, तो इसलिए ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा।
लेकिन इवन जो है उसका सम है और दोनों ही ऑड हैं। तो अब देखो ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो इसका भी स्पिन बचेगा और न्यूट्रॉन्स का स्पिन भी बचेगा। आपने क्योंकि लास्ट में आप 3, 5, 7 कितने ही ले लो, एक आप हमेशा आपके पास क्या बचेगा, अनपेयर्ड बचेगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, एक्टिव न्यूक्लियाई होगा। तो हम खाली मास नंबर से देख के नहीं बता सकते कि वो स्पिन एक्टिव है या इनएक्टिव है। हमें क्या देखना पड़ता है, दोनों का नंबर देखना पड़ता है। दोनों में कम से कम एक क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तब वो क्या होता है, एक्टिव होता है। जैसे यहाँ मैंने कुछ न्यूक्लियाई के क्या दिए हैं आपको लिख के कि इनका स्पिन क्वांटम नंबर, ये ना न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई कितना है। देखो जब वो ऑड है तो वो हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि भैया जब एक अनपेयर्ड है और उसकी वैल्यू अगर हाफ होती है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की देखते थे कि स्पिन क्वांटम नंबर हाफ है, तो फिर अल्टीमेटली तो एक ही है। तो यहाँ आपने 3/2 और 5/2 कैसे लिख दिया। तो ये आपको देखना पड़ेगा न्यूक्लियर शेल मॉडल से, जिसका मेरा एक अलग से लेक्चर है यूट्यूब पे। आप अगर उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और उसमें आप देख पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे कि कैसे हम एक अनपेयर्ड प्रोटॉन या अनपेयर्ड न्यूट्रॉन है तो हम उसकी वैल्यू कभी 1/2 कंसीडर करते हैं, कभी 3/2 कंसीडर करते हैं, कभी 5/2, कभी 7/2 या 9/2 भी कंसीडर करते हैं। तो वो क्या केस है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट लेक्चर ओनली। अब इसमें भी क्या है, एक चीज ऑड है तो वही क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, या तो हाफ होगा या 3/2 होगा या 5/2, 7/2 लाइकवाइज चलेगा। लेकिन इसमें दोनों इवन है तो इसका जो आई की वैल्यू है, आई विल बी 0, क्योंकि इसका कोई, चाहे वो किसी भी शेल में हो। एक्चुअली इसमें भी क्या होता है, ये देखना पड़ता है वो कौन से शेल में है, कौन से एनर्जी लेवल में प्रोटॉन है, कौन से एनर्जी लेवल में वो अनपेयर्ड प्रोटॉन या अनपेयर्ड न्यूट्रॉन है, उससे हम फाइंड आउट करते हैं इसकी, और जो आप मेरे उसी वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इवन है तो यहाँ आप देखो इसका भी बचेगा आपका और इसका भी बचेगा, दोनों का बचेगा। और आप इसको जब सम करोगे तो क्या होगा, अगर दोनों का 1/2 बच रहा है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और अगर एक का 3/2 और एक का हाफ बच रहा है तो 2 हो जाएगा। और अगर 5/2 और हाफ है तो क्या हो जाएगा, 3। और ये भी हो सकता है दोनों का 3/2 हो जाए तो भी 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो आई की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, और फ्रैक्शन में, और इसमें फुल इंटीजर्स में भी हो सकती है। तो यहाँ देखो 1H की वैल्यू, 1H1 प्रोटॉन की वैल्यू C6, C13, 7N15, 9F19 और 15P31, इन सब के सारे के सारे न्यूक्लियाई के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाफ होती है, I=हाफ। और हीलियम देखो इसमें दोनों इवन है, 2He4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 12, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन 32। इन सब के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5B11 बोरोन, तो इसकी होती है 3/2, 11 सोडियम 23, इसकी भी 3/2, 17 क्लोरीन 35, 3/2, 35 ब्रोमीन 81 या 35 ब्रोमीन 79, दोनों के लिए क्या होती है, 2 आइसोटोप में ये, तो दोनों के लिए क्या वैल्यू आती है, 3/2। और नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजन के आइसोटोप की बात करें तो ऑक्सीजन का ये आइसोटोप है 8O17, जिसमें 8 प्रोटॉन है और 9 क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए देखो एक ही तो अनपेयर्ड बचा, लेकिन वैल्यू क्योंकि वो कौन से शेल में है, कौन से न्यूक्लियर शेल में है, इसके अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू आती है आई की, वो कितनी आती है, 5/2। तो जिनके लिए भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, I=0, दे ऑल आर एक्टिव न्यूक्लियाई, वो सारे क्या होते हैं, एक्टिव न्यूक्लियाई। और जिनके लिए I=0, ये सब क्या होते हैं, इनएक्टिव न्यूक्लियाई। तो फर्स्ट आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई लिख के दिए जाएं और उसमें से पूछा जाए विच वन इज न्यूक्लियर एक्टिव एंड विच वन इज इनएक्टिव। तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि या तो एक इवन मतलब प्रोटॉन्स का नंबर या न्यूट्रॉन्स का नंबर, या दोनों ही क्या हो उसमें ऑड होने चाहिए, तभी वो एक सैंपल लें।
किसी भी न्यूक्लियाई का जिसके लिए आई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, तो हम उसकी स्पिन स्टेट्स कैसे निकालते हैं और उसकी कितनी स्टेट्स जो हैं पॉसिबल होती हैं, इसको हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने एब्सेंस ऑफ H0 मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं लिया, तो ये जितने भी न्यूक्लियाई थे और उनकी अगर आई की वैल्यू नॉन जीरो है तो ये सभी क्या थे, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे वर रैंडम, और उनका ओरिएंटेशन रैंडम था, कोई किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है। और यहाँ आपको इससे इधर, इधर से इधर जाने में आपको कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करना पड़ता। मतलब आप इस अलाइनमेंट से इसमें आते हो या इसमें जाते हो या इसमें जाते हो, तो न्यूक्लियस को ना तो एनर्जी लेनी पड़ती है ना उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, ये देखो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैंने H0 मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, अप्लाइड कर दिया। तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है तो कुछ न्यूक्लियाई तो क्या होते हैं, इसके साथ पैरेलल अलाइंड हो जाते हैं, और कुछ न्यूक्लियाई देखो आप क्या है, एंटी पैरेलल। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि पैरेलल वाले ज्यादा हैं या एंटी पैरेलल वाले ज्यादा हैं, ये डिपेंड करेगा उसकी एनर्जी पे। तो ध्यान दो, अगर ये डायरेक्शन क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की है, तो जो न्यूक्लियाई इसके पैरेलल स्पिन रखता है उसकी स्पिन एक तो हाफ कहलाती है और दूसरा उसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होगा और उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जिसके लिए अपोजिट स्पिन है, एंटी पैरेलल उसकी डायरेक्शन है, तो हम क्या देखते हैं, वो माइनस हाफ स्पिन कहलाती है और उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई। अब इस केस में जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दिया तो नेचुरली इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई, और इनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। नेक्स्ट, जब ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी वाली में आएगा, इधर से इधर आएगा, तो क्या होगा, यू हैव टू पे एनर्जी, आपको सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी। लेकिन जब ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो हम क्या देखते हैं, एनर्जी रिलीज होगी। ये अलग बात है कि इन दोनों का जो एनर्जी गैप है दैट इज वेरी लेस, और वो रूम टेम्परेचर पर ही अवेलेबल होता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, इजीली रूम टेम्परेचर से ही वो एनर्जी लेके पैरेलल टू एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू पैरेलल स्पिन में फ्लिप करते रहते हैं। लेकिन हर टेम्परेचर पे आप क्या देखेंगे कि जो पॉपुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई है वो लिटिल बिट क्या होगी, जो पैरेलल स्पिन है या जिसकी एनर्जी कम है उसमें थोड़ी सी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और जो एंटी पैरेलल स्पिन वाले न्यूक्लियाई है उनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है। और अगर हमें इसके टोटल स्पिन स्टेट्स काउंट करने तो हम क्या देखते हैं, यहाँ तो मैंने आपको दो ही स्टेट बताई, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल, क्योंकि आपने अभी हाफ ही कंसीडर किया। लेकिन अगर 1 है, 2 है, 3 है आई की वैल्यू, तो यू विल हैव मेनी स्टेट्स, और वो कितनी होंगी, देखो H=H0 की प्रेजेंस में 2i+1, इसका फॉर्मूला मतलब इतनी आप समझ सकते हो, उसकी मल्टीप्लिसिटी होती है 2i+1 अलाउड स्पिन स्टेट्स होंगी। तो अब देखो, अगर i की वैल्यू हाफ है, i=half, तो क्या होने वाला है आपके लिए, ये हो जाएगा 2, यानी कि आपके पास ओनली 2 स्टेट्स पॉसिबल होंगी, 2i+1 विल बी इक्वल टू 2। लेकिन अगर i=1 है तो यू विल हैव 3 स्टेट्स, और i=3/2 है, देन यू विल हैव 4 स्टेट्स। तो इसलिए जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि न्यूक्लियाई की जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई है वो 0 है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हाफ, 1, 2, 3 कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी टोटल स्टेट। नाउ वी विल सी वेरिएशन इन एनर्जी। जो हमारे पास जो दो डिफरेंट स्टेट्स थी, एक पैरेलल स्पिन वाली, एक एंटी पैरेलल स्पिन वाली, उनका जो एनर्जी गैप है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ कैसे चेंज होता है। तो ध्यान दो, जब H=0 है यानी कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनका ओरिएंटेशन रैंडम होता है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों की स्पिन की जो एनर्जी है वो क्या होती है, न्यूक्लियाई की सेम होती है, और वो इससे इसमें जाता है, तो देयर इज नो एक्सचेंज, नीदर रिलीज नॉर गेन्ड बाय न्यूक्लियाई एनर्जी।
तो हम यहाँ क्या देखते हैं, एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने H0 की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू की तो स्लोली स्लोली उसका जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, स्प्लिट होता जाता है। जो पैरेलल स्पिन वाले हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, जो एंटी पैरेलल स्पिन वाले हैं उन न्यूक्लियाई की एनर्जी लिटिल बिट हायर हो जाती है। अब अगर आप इंक्रीज करते हुए सपोज 14,100 गॉस के बराबर आ जाते हो, या आप कह सकते हो 1.41 टेस्ला, अगर आप इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो आप क्या देखते हो कि जो गैप है वो इतना ज्यादा हो जाता है, और जिसकी वैल्यू होती है 2.39 इंटू 10⁻⁻5 किलो जूल पर मोल। अगर आप इसी सीक्वेंस में और इंक्रीज करते जाओ तो ये डेल्टा ई गैप था, ये डेल्टा E1, और ये क्या होगा, डेल्टा E2। नेचुरली डेल्टा E2 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा E1 एंड ग्रेटर देन डेल्टा E। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम 23,500 गॉस के बराबर मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, या हम 2.35 टेस्ला क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो जो गैप आता है यहाँ 2.39 था, यहाँ पे 3.97 इंटू 10⁻⁻5 किलो जूल पर मोल। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी का गैप है वो स्लोली स्लोली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब जो पॉपुलेशन है वो यहाँ अगर लोअर और हायर एनर्जी में पॉपुलेशन का डिफरेंस देखें तो वो कम होगा, और यहाँ देखेंगे तो पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन का डिफरेंस और ज्यादा होगा, और यहाँ पे और भी ज्यादा होगा। इसी सीक्वेंस में हम क्या निकालते हैं कि सपोज आपने देखा कि अपर नंबर इन अपर एनर्जी स्टेट्स एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन लोअर एनर्जी स्टेट, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं -10 पावर माइनस डेल्टा E अपॉन KT, और जबकि हम इसको रेडिएशंस की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो ये बराबर आता है E इज इक्वल टू E की पावर -h न्यू अपॉन KT, जिसको हम बोल्ट्जमैन रिएक्शन भी इक्वेशन भी बोलते हैं। और डेल्टा E की जो वैल्यू है, ये डेल्टा E आप क्या समझते हो, ये सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है? नहीं, क्योंकि फिर तो क्या होता, जिसके लिए स्पिन की वैल्यू हाफ है, चाहे वो कोई सा भी न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या कोई सा जिसके लिए हाफ है, फिर तो आपने अगर ऐसे चेंज किया स्ट्रेंथ को तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, बराबर आनी चाहिए थी। नहीं, ये दोनों पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और न्यूक्लियाई की नेचर पे भी। तो हम क्या देखते हैं, डेल्टा E की वैल्यू डिपेंड करती है, और H ये बराबर होती है H न्यू की, और किस किस पे डिपेंड करती है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो H/2π इंटू H0। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट न्यूक्लियाई ओवर एंगुलर मोमेंट ऑफ दैट न्यूक्लियाई, और वो गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है। और ये अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करें तो ये इक्वल टू आता है 26,750। अगर हम क्या करें कि इसमें देखो हमारे पास अब 2 वे थे उसका स्पेक्ट्रा निकालने के। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, गैप इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर एक फिक्स्ड वेवलेंथ की रेडिएशंस चाहिए उसको एक्साइट करने के लिए, उनकी वेवलेंथ कम होगी, और यहाँ पे देखेंगे तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, और कम होगी। क्यों? क्योंकि कम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो यहाँ आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो वेवलेंथ चाहिए वो बहुत ज्यादा, मतलब गैप कम है, तो वेवलेंथ, बड़ी वेवलेंथ वाली रेडिएशंस भी यहाँ पे फ्लिप कराने में मतलब एफिशिएंट होंगी, वो उसको करा सकती हैं, फ्लिप करा सकती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर, अब देखो 2 तरीके थे, या तो आप H0 को चेंज करते जाओ, और जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो रेडिएशंस आ रही हैं वो कांस्टेंट वेवलेंथ की रखो। तो क्या होगा कि उस इंस्ट्रूमेंट में जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की ये बढ़ाते जाओगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब उनका गैप है वो गैप की एनर्जी बराबर होगी इस रेडिएशंस की एनर्जी के, और वो वहीं पे उसको एब्जॉर्ब करके फ्लिप करेगा, और क्या होगा, आपको स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। एक तो ये सिंपल तरीका है। दूसरा जो प्रीवियस मेथड था वो क्या था कि हम इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या करते थे, ये जो मैग्नेटिक क्वांटिटी है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये हम कांस्टेंट रखते थे। यानी कि अगर हमने 14,000 ले लिया तो 14,000 ही रहेगा, उसका चेंज नहीं हो सकता। 17 ले लिया तो 17 ही ले ली, उसका फिक्स रहेगा।
अब क्या होगा कि आपने एक किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई का इसमें फ्लिप करा के और इस रेडिएशन से करा दिया, इसकी कैपेसिटी अगर इसके बराबर है, इस रेडिएशन की कैपेसिटी इक्वल टू है इस एनर्जी गैप के। लेकिन अगर दूसरा न्यूक्लियाई हमने उसी इंस्ट्रूमेंट से करना है और उसमें इस मैग्नेटिक फील्ड पे गैप इतना ज्यादा होता है, तो अब आप सेम इंस्ट्रूमेंट से उसको नहीं कर सकते थे। यानी कि दो मेथड थे कि आप कांस्टेंट क्या रखो, मैग्नेटिक फील्ड, और वेवलेंथ को चेंज करते जाओ। तो जब आप वेवलेंथ चेंज करोगे तो आपका जो लैंप आप यूज कर रहे हो रेडिएशंस के लिए, ये तो कांस्टेंट होता है। और कितने लैंप आप चेंज करोगे, एक रेंज में ही कर सकते हो, तो यू नीड मैनी लैंप्स। अब हम दूसरा जो आज की तारीख में काम में लाते हैं, हम क्या करते हैं, एक लैंप लगा देते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, उसकी रेडिएशन हमें पता होती है कि किस वेवलेंथ की है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम काम में लाते हैं। आजकल हम मैग्नेट जो काम में लाते हैं वो परमानेंट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट काम में लाते हैं। और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़ाते जाते हो, पावर बढ़ाते जाते हो, मैग्नेट की पावर क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। और जैसे जैसे मैग्नेट की पावर इंक्रीज होती जाती है, कोई एक जगह ऐसी आएगी कि जब उसका गैप का जो एनर्जी गैप है वो बराबर हो जाएगा इससे। तो जब दोनों रेजोनेंस में आ जाएंगे तो क्या होगा, वहीं पे जो प्रोटॉन्स है या न्यूक्लियाई है वो फ्लिप करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाएगा। और हम क्या देखते हैं कि स्ट्रेंथ के साथ साथ जब ये गैप बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि अगर पहले आपने 10 लैक्स क्या ले रखे थे न्यूक्लियाई, टोटल 20 लैक्स थे, तो 20 लैक्स में 10 लाख तो क्या थे अपर में, और 10 लाख 9 सिर्फ 9 एक्सेस में थे लोअर में। कोई बहुत ज्यादा गैप एनर्जी का नहीं होता। ये जो गैप दिखाया गया है ये इतना ज्यादा नहीं होता। रेडियो फ्रीक्वेंसीज आर इनफ, या रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी है इट इज इनफ टू फ्लिप दीज न्यूक्लियाई फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो अब हम क्या देखते हैं, ओनली 9 प्रोटॉन्स आर एक्स्ट्रा इन लोअर एनर्जी स्टेट, और रेडिएशन डालने पे केवल वो 9 ही क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। और जिसमें भी क्या होगा कि बीच में एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, 9 पूरे ऊपर जाएं, उससे पहले ही एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि लोअर और हायर एनर्जी स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो बराबर हो जाएगी। वो स्टेज क्या कहलाती है, सैचुरेशन। अब सैचुरेशन पे क्या होगा, जितने नीचे से ऊपर जाएंगे उतने ही ऊपर से नीचे आएंगे, तो यू विल नॉट रिसीव एनी स्पेक्ट्रा। जबकि अगर आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 60 मेगाहर्ट्ज पे अगर ये रेशियो था, आप 100 मेगाहर्ट्ज वाला लेके चलते हो इंस्ट्रूमेंट, तो आप क्या देखते हो, 16 एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि 9 की जगह 16 एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई होते हैं लोअर एनर्जी लेवल में। और अगर आप 2000 मेगाहर्ट्ज वाला इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हो तो आपको 32 एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो सैचुरेशन तक आने में 16 न्यूक्लियाई कैन फ्लिप, तो आपको सेंसिटिविटी जो है आपके इंस्ट्रूमेंट की इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली 300 और 600 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लेने पर यू विल फाइंड दैट 48 एंड 96 जो न्यूक्लियाई है वो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, नीचे, ऊपर क्या है, कम है। तो सेंसिटिविटी धीरे धीरे क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और यहाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, और जो गॉस होता है वो सीजीएस में इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को नापने की यूनिट है, और टेस्ला जो है उसकी एसआई यूनिट। नाउ वी विल सी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एज आई डिस्कस्ड कि हम 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स काम में ला सकते हैं। पहला, जिसमें हम क्या करें कि मैग्नेट की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हुए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो वेव्स वाली रेडिएशंस हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें और किसी एक फ्रीक्वेंसी पे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और जहां एब्जॉर्ब होगा वहां हमें पीक मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक ही इंस्ट्रूमेंट में वैरायटी ऑफ लैंप्स या वैरायटी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स को इंस्टॉल कर सके। उससे क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। तो जो सेकंड टाइप है, सेकंड ऑप्शन है, वो क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं, और चेंज करने से वो गैप बढ़ता जाता है, और कोई एक पोजीशन ऐसी आती है जहां पे वो गैप
इक्वलेंट हो जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट में 60 मेगाहर्ट्ज का मेगाहर्ट्ज वाली रेडियो वेव्स निकलती हैं, किसी से 100, किसी से 160 मेगाहर्ट्ज वाली। तो इससे कॉस्ट ऑफ जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करना, वेरी करना इज वेरी इजी, बिकॉज नाउअडेज वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है, जैसे नॉर्थ साउथ पोल है तो हम एक के बाहर क्लॉकवाइज कॉइल लगा देते हैं, एक के बाहर एंटी क्लॉकवाइज, तो एक साउथ पोल बन जाता है, एक नॉर्थ पोल बन जाता है। और जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको आप चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। कैसे कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर रहे हैं कॉइल में, उसको आप कम ज्यादा कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन के बीच में आपने क्या रखा है, यहाँ पे सैंपल ट्यूब में सैंपल डाल दिया जिसका आपने स्टडी करनी है। और इस ट्यूब के चारों तरफ एक कॉइल होती है जिसमें क्या होता है, 60 मेगाहर्ट्ज की जो यहाँ से रेडियो वेव जनरेटर वाली जो रेडिएशंस हैं वो जाती हैं और इसके 90 डिग्री पे क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये है तो रेडियो वेव्स की स्ट्रेंथ, वो जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। ओनली देन न्यूक्लियाई का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट कैन इंटरेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स हैं इनमें एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है। आप सभी जानते हो कि जितनी भी वेव्स हैं इन सब में ये अगर उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और ये उसके अगर इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक जो उसका कंपोनेंट है वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक अगर एक्स प्लेन में है तो दूसरा वाई डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से जब इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करेगा सैंपल के मैग्नेटिक कंपोनेंट से, और वो कब करेगा, जब वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो हम क्या करते हैं, कॉइल की फॉर्म में चारों तरफ इसके हम रेडिएशंस को एक्सपोज करते हैं और यहां से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब जो कोई एक फ्रीक्वेंसी पे जब एब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ आपने एक डिटेक्टर लगा रखा है। ये जो डिटेक्टर है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी में जो आउटकमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है। ये पैरेलली अटैच्ड होता है ट्यूब के साथ और ये डिटेक्ट करके यहाँ पे डिटेक्टर के पास बता देता है कि हमने n नंबर ऑफ वेव्स भेजी थी या इतनी इंटेंसिटी की वेव्स भेजी थी, कौन सी फ्रीक्वेंसी की कितनी इंटेंसिटी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। फिर उस जो उसका गैप आया उसको वो एम्पलीफायर करता है, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर के पास भेज देता है और रिकॉर्डर पे हमें क्या होता है, चार्ट फॉर्म में हमें स्पेक्ट्रा मिल जाते हैं। तो आजकल हम क्या देखते हैं कि वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल करते हैं। पूरे चैप्टर में से सिर्फ 6 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। वो 6 क्वेश्चंस क्या है, हाउ मेनी पीक्स। अगर आप इसको यहाँ रखते हो किसी सैंपल को तो आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका रिप्लाई देना आना चाहिए कि हाउ मेनी पीक्स यू विल गेट एंड व्हाई। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि इंटेंसिटी ऑफ पीक, वो जो पीक मिले 1, 2, 3, 4 जितने पीक मिले उसमें हर पीक की इंटेंसिटी क्या है, हाइट क्या है, हाइट से हम इंटेंसिटी निकालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो जो पीक है वो सिंगल है या वो फर्दर स्प्लिटेड है। तो हम ये देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स की वो पीक आगे सब पीक्स में एक पीक डबलेट है, ट्रिपलेट है, क्वाड्रेट। इंटेंसिटी ऑफ सब पीक्स, फिर वो जो डबलेट बने या ट्रिपलेट बने उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पोजीशन ऑफ पीक्स की ये जो पीक्स मिले इनकी पोजीशन कहाँ है, जो रेफरेंस पीक है हमारा उसके रेस्पेक्ट में ये कहाँ पे है। और लास्ट हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन सब पीक्स, वो जो डबलेट या ट्रिपलेट है उनके बीच के पीक की जो डिस्टेंस है वो कपलिंग कांस्टेंट जे से भी डिनोट करते हैं। हम इसका आंसर देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, केवल इन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे और हमारी पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बिल्कुल इजीली हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। बताते हैं तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनमें हम टेट्रामिथाइल सीलेन के बारे में, इसके प्रोसीजर के बारे में और इन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे।
और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीना की साइंस के ऊपर आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो. थैंक यू.